नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रायोजित बीमा सखी योजना का देश भर के लिए शुरुआत करेंगे। करनाल में 65 एकड़ में बने विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यालय कर्णकमल करनाल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गईं। उधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज रविवार सुबह ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर तट पर शिल्प और सरस मेले का अवलोकन किया और साथ ही केंद्रीय मंत्री कलाकारों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों को देख गदगद हो उठे तो वे डेरू के स्वर लहरियों पर झूमने लगे। उन्होंने रोहतक से आए कलाकारों के साथ भजन भी गाए तो कलाकारों और शिल्पकारों का हौसला भी बढ़ाया। इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे मुझे पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है, वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसकी व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय और इसको विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 2047 तक। मैं समझता हूं कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की आर्थिकी अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज को मैं कह सकता हूं तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत न आए, इसकी हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की खास करके ऊर्जा की कोई कमी न रहे, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूं और अगले 3 महीने में देश के सभी प्रांतों में मेरा पहला दौरा पूरा हो जाए। उधर कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता महोत्सव की सभी व्यवस्थाएं ठीक रूप से चलें और इसके लिए मैं अधिकारियों के साथ में बैठक की है। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, तब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रश्न कांग्रेस से ही पूछा जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 तक बनाने का एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो तभी यह भारत विकसित भारत बनेगा। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में
शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा आज अपने समर्थकों के द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद में मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह फिल्म दिखाती है कि आखिर गोधरा दंगों की असली सच्चाई क्या थी, जिससे अब तक दुनिया से छिपा रखा गया था। उधर विश्व एड्स दिवस के मौके पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान आरती राव ने एड्स पर बनाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। वहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर और ट्रक ड्राइवर्स के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। इस दौरान आरती राव ने कहा कि एड्स से संक्रमित लोग दवाई के भरोसे अपना पूरा जीवन जी सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोग एचआईवी के प्रति जागरूक रहें और जिसके लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाता है। जी ये हमेशा एक बहुत ही सीरियस इवेंट रहा है। पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, नॉट टू सेलिब्रेट बट टू रिमाइंड एवरीवन कि एड्स जैसी एक खतरनाक डिजीज होती है, मगर उसका इलाज हो सकता है। एचआईवी को आप प्रभाव में रख सकते हैं अगर आप सही वक्त पे पता चल जाए कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं। तो आज के दिन अवेयरनेस का दिन है, ये लोगों तक बात पहुंचाने का दिन है कि देखिए अगर आप टाइम से अपना टेस्ट करवा लें तो फिर आगे चल के 30-40 साल आप आराम से रहें। किसी भी बीमारी का सक्सेसफुल उसका कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, वो है लोगों के प्रति उस बीमारियों की भ्रांतियों को हटाना और उसकी अवेयरनेस जनरेट करना। आज विश्व एड्स दिवस पर यहाँ के गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मैडम आरती सिंह राव जी द्वारा और विधायक मुकेश जी, मैडम विमला जी राठी, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वीरेंद्र जी और पीडी एड्स HSAC, इनकी तरफ से जो हमारे यहाँ आज हम स्वास्थ्य विभाग का जो कार्यक्रम किया गया, यह एड्स को अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए किया गया था। उधर भिवानी जिले के एक गांव में एक शख्स ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीटा, तो वहीं लड़की स्कूल में गई तो अध्यापकों ने चोट के निशान देखे और इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दी और सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि रविवार को बाल कल्याण परिषद की टीम गांव में पहुंच गई, मामले की जानकारी हासिल की और बच्ची को अपने साथ भिवानी ले आई। बता दें कि CWC की सदस्य पुलिस टीम के साथ में गांव में पहुंचे और जहां पर उन्होंने 6 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू किया और इसके साथ ही टीम ने बच्ची के माता के बयान दर्ज कराए। राकेश अपनी बेटी को पीटता था? हाँ। क्यों पीटता था? नहीं पीटता था, ये डरती रहे बोतल देखे। क्या होता था बोतल लेके? बोतल लेके आ जाए, आप डरती रहे। शराब की बोतल लेके पीटता था? हाँ। तो आप छुड़वाते नहीं थे? छुटवाऊंगी, फिर मेरा भी पीटता है। कल हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना आई थी। सुशील वर्मा जी है,
हरियाणा बाल राज्य आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं। उन्होंने टेलीफोन करके बताया था कि इस जिले के गांव में सरकारी स्कूल में कोई बच्ची आई थी, मास्टर ने उनको बताया था बच्ची को उसके पापा ने शराब से खूब पीट रखा था। और उन्होंने यही बताया कि 1 महीने पहले बच्ची ने भी स्वीकार किया है कि उसका पहले हाथ भी तोड़ दिया था उसके पापा ने। अब बच्ची को राज्य अपराध शाखा की टीम संजय SI क्राइम ब्रांच से और उनकी टीम और CWC से हम सभी बच्ची को उस गांव से रेस्क्यू करके लेके आए हैं। अब बच्ची का हमने मेडिकल चेकअप करवाया है, DD करवा दी और आगे इसके बाद मेडिकल, इसके बाद इसमें हम FIR के लिए भी लिख देंगे। उधर गांव मोठुका के पास बनाए जा रहे वेस्ट टू चारकोल प्लांट का आसपास के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 किलोमीटर के एरिया में आने वाले गांव के लोग पिछले 1 महीने से इस प्लांट के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। यहां बनने वाले डंपिंग यार्ड को लेकर लोगों का विरोध है। इसके लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों से भी ग्रामीण मिल चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यमुना से सटे हुए इस इलाके में अगर कचरे को लाया जाएगा तो प्रदूषण और बढ़ेगा। हम अपने फायदे के लिए बैठे हैं। अपने फायदे के लिए जी, सभी को ये कूड़ा हम नहीं डालन देंगे जी। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो हमें तो ये नरक है, ये हम नरक कैसे ले लेंगे। हमारा तो ये जमीन हमारी जगह सुरग है, हम नरक में नहीं रहना चाहेंगे और अपने जीते जी लड़ेंगे। जी, सरकार गवर्नमेंट डाल रही है, वे बना दिए, हम नहीं बनाए हैं। वोट दे देकर जब तो वे ऐसे बने हैं तो बिल्कुल हम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अभी हमारी नहीं कोई मान रहा। सर हमारे यहाँ इस गांव में इतनी हरियाली है और बच्चों का पढ़ने का नवोदय स्कूल है, सब कुछ है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, सब कुछ है। हमारा गांव एक तरह से जन्नत से कम नहीं है। लेकिन सर ये सब कूड़ा का डाल के ना ये इससे तो बहुत हमें नुकसान है। बच्चे हमारे बिल्कुल हर तरीके से ही मतलब पॉल्यूशन है, सब चीज है, इससे हमें बिल्कुल नहीं। सर हम सरकार से बिल्कुल मांग करते हैं सर, और बनाने की और बहुत सी चीजें हैं गांव में, वो चीज बनाया जाए। सर कूड़ा घर तो बिल्कुल भी नहीं, सर कूड़ा घर से तो बहुत नुकसान होगा सर, सारा ही नुकसान होगा, यहाँ कोई रहेगा नहीं। बच्चों को भी नुकसान है सर, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी नुकसान है। हर चीज से ही हम मतलब बहुत नुकसान में रहेंगे। सबसे पहले कानून कहता है कि स्वस्थ रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट है मेरा ये। और मेरे घर के सामने लाके कोई कूड़ा गिरा तो मैं लाठी लंगो कतई, क्योंकि मेरे घर का आगे कूड़ा डाल ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि मेरे बच्चे भी, मुझे सांस लेना, मुझे जीवित रहना। और सरकार जहाँ पेड़ लगाने की बात कर रही है वहाँ पेड़ काटने की बात कर, जिस प्रांगण में हम बैठे हैं यहाँ हजारों की संख्या में पेड़ है और पेड़ काट कर यहाँ ये कूड़ा घर बनाना चाह रहे, जो किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। किसी कीमत पर कुछ भी हो, कानून की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, क्यों आज न लड़ेंगे कल मरेंगे। सरकार ये काम इस तरह से गलत कर रही है, जबकि सरकार को और काम करना चाहिए। इस कूड़े की बाबत जो इसका बिल्कुल हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन हो, एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। शहर का कूड़ा शहर में सेक्टर वाइज छोटे छोटे वो बनाने चाहिए, जिससे वो किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। कोई आदमी इसके सामने धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे कंप्लेंट बनाए सेक्टर वाइज करके, शहर का शहर में। भैया ये बड़ो गलत हरियाली है, 5-7-10 गाँव में 1.5-2 किलोमीटर में 5-7 पंचायत है, आबादी बहुत ज्यादा, आबादी से भिड़ते हुए बना रहे, ये सब गलत बना रहे हैं। देखिए 1 महीने से यहाँ धरना चल रहा है और पिछले 4 महीने से यहाँ प्रक्रिया चल रही है। ये 700 मीटर बाई 500 मीटर टोटल जमीन है। जैसा हमने प्रशासन को अवगत कराया, नेताओं को भी बताया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आबादी के बीच में कूड़ाघर नहीं बनेगा, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इसकी ये नहीं देखी भाई यहाँ कूड़े घर के लायक जगह ही नहीं है। बड़ा 200 मीटर दूर पर जमुना नदी है, जो जमुना जी को हम पूछते हैं। सरकार ने भी मुहिम चलाई है। उधर पुंडरी में DSV कॉलेज के प्रांगण में 1975 से लेकर 1984 तक छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया और इस अवसर पर पुराने छात्रों ने उस समय के प्राचार्यों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। जहां वर्षों से बिछड़ चुके छात्र आपस में मिले, वहीं वर्षों पहले पढ़ाने वाले प्राचार्य को देखकर पुराने और वर्षों पहले बिछड़े छात्र भाव विभोर हो गए।
मैं जुलाई 2004 में रिटायर हुआ था कैथल आर्केस्ट्री कॉलेज से, और यहाँ पे जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ 1969 में, तब से 1973 तक 24 साल में रहा हूँ यहाँ पे। सर, आज इन बच्चों में आए हो आप, जो आज बूढ़े हो चुके हैं आपके सामने, कैसा लग रहा है? ये शायद मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कि मुझे कैसा लग रहा है। एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं अगर आज जिंदा हूँ तो इन बच्चों की दुआओं की वजह से, वरना 4 साल पहले जब मुझे कैंसर हुआ तो लगता था शायद जिंदगी की शाम होने वाली है, लेकिन इन बच्चों का, मेरे स्टूडेंट्स का जो प्यार था, उनकी जो दुआएं थी, उनकी वजह से शायद मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। मोटिव ये था कि जितने भी हमारे पुराने स्कूल के और कॉलेज के अध्यापक और प्राध्यापक रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए विशेष तौर से हमने ये प्रोग्राम किया है। और जो 40-45 साल से हम आपस में यार दोस्त नहीं मिले थे, आज उनको इनवाइट करके सभी गदगद हुए हैं और पुरानी यादें ताजा की हैं, और सभी ने हंस बोल करके, खुश हो करके बहुत अच्छा आनंद वो ले रहे हैं अभी भी। उधर हरियाणा के जिले फरीदाबाद कल्याणपुरी इलाके से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला जो है सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मृतक का नाम चारू और उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने देखा कि एक युवक चारपाई के पास नीचे जमीन पर पड़ा था। सके सिर पर चोट निशान थे। वहीं मृतक के भाई गोविंदा ने बताया कि दोनों ने रात शराब पी थी और शराब पीकर उनकी कहासुनी हुई थी, और इसी कहासुनी में मृतक चारू का सिर दीवार से जा लगा और वह जमीन पर गिर गया। उसे लगा कि नशे में होने के चलते वह नहीं उठ रहा है। उसने उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं उठा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद की बादशाह खान सिविल अस्पताल में भेज दिया है। उधर असमानपुर गांव में युवक के शव को दफनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय और ग्रामीणों के बीच में माहौल गर्म हो गया। दरअसल आपको बता दें कि समाज के लोग कब्रिस्तान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे थे, जबकि ग्रामीण इस जमीन को नाजायज तौर पर जो है कब्जा करने का आरोप लगा रहे थे। सूचना पाकर पुलिस चौकी से भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस प्रभारी विक्रांत ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, मगर दोनों पक्ष अपनी मांग पर अड़े रहे। फिलहाल मुस्लिम समुदाय ने युवक के शव को पेहोवा की मस्जिद में रखा है। गांव वालों का कहना है कि यह जमीन गांव के रिहायशी इलाके से सटी है, इसलिए इस जमीन पर कब्रिस्तान बनाना या होना बिल्कुल गलत है। गांव के पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, यह लोग प्रवासी हैं। इससे पहले भी इस समुदाय के लोगों ने छोटे बच्चों के शवों को यहां पर दफन किया है। तब गांव वालों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब यह लोग यहां कब्रिस्तान बनाकर इस जमीन को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। हमारे गांव के नजदीक ना कुछ जगह पड़ी है वक्फ बोर्ड की, जिसमें ये लोग अब पहले कोई 1-2 दफना गए हैं बच्चे बिना नॉलेज के, हमें पता नहीं था भी कब बना के चले गए हैं। तो आज ये किसी एक बड़े आदमी की किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको लेके आए थे दफनाने के लिए। उसमें रेता, बजरी, ईंट वगैरह सब कुछ अपना तैयारी करके आए थे। तो उस पे गांव के मौजूद लोगों ने या सभी गांव वासियों ने एतराज जताया है भी ये एक तो गांव के नजदीक है, भी यहाँ नहीं होना चाहिए ये सिस्टम भी। ये तो फिर सिस्टम थोड़ा और तरह का हो जाएगा, क्योंकि अगर साथ में मंदिर भी है तो सभी की भावनाओं को समझते हुए हम ये कह रहे हैं अभी ये
इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। एक युवक की मृत्यु हो गई थी, मोमडन है लड़का, तो आज उसको दफनाया जाना था। तो यहाँ दो पक्षों के बीच थोड़ा सा ये हो गया था कि ये जगह किसकी है। तो रात होने की वजह से अभी हम क्लियर नहीं कर पाए, तो इसलिए इनको सुबह तक का समय दिया गया है। सुबह जो हमारा प्रशासनिक जो है स्टाफ है वो आ जाएगा 10 बजे और वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ दफन नहीं होने दे रहे हैं, हमारे बता रहे हैं कि बाकापुर की दफ्तर है जगह है, यहाँ तुम्हारी जगह मिलेगी यहाँ से। आज हमारे बच्चे पूरा हो गया, हमारे दफन नहीं बन दे रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? यहाँ गांव का आदमी रोक रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है? पुलिस का वो भी अपना कानून कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी बेचारे जोर लगा रखे हम काम पुलिस वाले, कोई बात नहीं। ग्रामीणों ने नाजायज कब्जे पर का जो आरोप है वो लगाया है। गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया जा रहा है और शव को दफनाने को लेकर जिस तरीके से दो पक्षों में माहौल गर्म हो गया। पेहोवा में शव दफनाने को लेकर यह विवाद सामने आया है। आमने सामने मुस्लिम समुदाय और ग्रामीण यहां पर देखने को मिले। गांव की जमीन को कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड की बताया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों ने भी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। उधर रतिया में किसानों के खेतों में गेहूं की नई बीजी गई फसल सुंडी चट गई। आपको बता दें कि जिससे किसानों में काफी रोष है। किसानों का कहना है कि सुंडी सिर्फ उन्हीं किसानों की फसल में लगी है जिन्होंने प्रशासन के कहने पर धान की पराली को न जलाकर जो है उसी जमीन पर दबाकर गेहूं की बिजाई की थी। किसान अब प्रशासन से खेतों का मुआवजा की जो है मांग उठा रहे हैं। मैं सुपर सीडर ਨਾਲ कणक बीजी सी, बिना अग लाए बिच पराली बाई सी। सुंडी ने बहुत नुकसान कराया, सारी सुंडी खा गई। दवाई भी पाती बहुत ज्यादा, 2-2 लीटर दवाई पाती, छिट्टा भी देता। सारी सुंडी ने दवाई ठाती ते ना कोई खेती महकमे वाला आके देखदा है। जे अग लाउंदे सी पर्चे पाउंदे सी, हुण कोई भी नहीं देख के आके देखदा हैगा। जाई सुपर सीडर ना करी सी बाई, जमा नहीं पराली मचाई है कि बिचे पराली बाई सी ते सुंडी ने जमा तबाह ठाता। 2-2 लीटर दवाई भी छिड़ती। बगाला ना कड्डियो। जुलाना कस्बे के शहीद मेजर संजीव लाठर राजकीय कॉलेज और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शहीद मेजर संजीव लाठर के शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जींद से जो विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण चंद्र मिड्डा ने शिरकत की और शहीद मेजर संजीव लाठर की शहादत पर राजकीय कॉलेज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। तो वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बूढ़ा खेड़ा लाठर में प्रतिभावान और बच्चों को जो है सम्मानित किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि रक्तदान कैंप में 72 युवाओं ने रक्तदान किया है। रक्तदान शिविर में पुलिस के जवानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण चंद्र मिड्डा ने कहा कि हमें शहीदों का पूरा मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना को मजबूत बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। इस देश के लिए कुर्बान होना ये बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन पीछे परिवार में अपनी यादें छोड़ जाते हैं और कभी कभी माँ बाप को थोड़ी तकलीफ रहती है, लेकिन उन्हें गर्व भी रहता है कि हमारा बेटा देश पर कुर्बान हुआ। अकेले माँ बाप को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनता है आज जो खुली हवा में सांस ले रही है, तो वो मैं ये कहूंगा ऐसी महान शख्सियतों की वजह से ही, इन जवानों की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आजादी से हम घूम रहे हैं। क्योंकि जितने भी शब्द कहूं उतने कम पड़ जाते हैं। मेरे पिताजी भी मिलिट्री में रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।